दोस्तों, कहते हैं कि जब झूठ की मीनार पर सच की छत पड़ती है तो वो मीनार ढह ही जाती है, और जब मीनार ढहती है तो बात ज़रूर होती है। जब नेता, आपका अगुआ, आपका कप्तान ही एग्जाम्पल सेट ना करके अपनी बात को झूठा साबित कर दे तो बात ज़रूर होती है। और जब देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ होने लगे ना, तब तो बात ज़रूर होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। एक बार फिर इस बार भी नीट का पेपर लीक हो गया और कैंसिल कर दिया गया। जांच सीबीआई को दी गई। नकली जो अपने फ़कीर है और असली रहबर के बीच में फ़र्क तब भी दिखा। पेपर लीक के मामले कांग्रेस के सरकारों में या दूसरी सरकारों में भी हुए हैं, तब एक्शन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई, इस्तीफे भी लिए गए। लेकिन इस सरकार में पेपर लीक की झड़ी लग गई है। लेकिन इस्तीफा तो दूर की बात, देखिए मंत्री जी सवालों से भी भागते नजर आए। सवालों से भागना इस सरकार की एक आदत सी हो गई है, सवालों से लगातार भागती है। यूं तो मैं अरविंद केजरीवाल की बात से सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज पहली बार अरविंद केजरीवाल की बात से मैं सहमत हूं, जब उन्होंने देश की जेनजी युवाओं को अपील की कि ये सरकार उनकी तो नहीं सुनेगी। जब तक संघर्ष सड़क तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगेगी। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था, और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया, सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो, और वो कर रहे हैं। पेपर लीक पे लीक, लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है, और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर लगातार ट्वीट किया, और उन्होंने अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं एक और ट्वीट उन्होंने किया। उन्होंने देश के युवाओं से एक गंभीर बात कह रखना चाहता हूं कि एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए, नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का डीजी कौन था? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और मोदी सरकार ने उसे आज कहाँ बैठाया है? देखा, समझ आया। बीजेपी इसी तरह आप जैसे लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है, उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की देती है। साफ है, मोदी जी और भाजपा आपके भविष्य की चोरी में खुद साझेदार हैं। जिस बाजार में आपकी मेहनत, आपके सपने नीलाम हो रहे हैं, उनका एक ही उसूल है, जिंदगी बड़ी, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। और लोगों ने भी तुरंत निकाल दिया कि देखिए 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, उस वक्त जो डायरेक्टर जनरल थे एनटीए के, उन्हें सज़ा मिलने की जगह इनाम मिला, और उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ नियुक्त किया गया। इनाम मिलता है इस देश में, ये राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। और ये एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसको बनाया गया है, इस पर तो शुरू से लेकर विपक्ष के लोगों के सवाल थे, हैं और आज भी हैं। 3 मई को ये परीक्षा हुई। ये जो एनटीए है ना, इट इज इनकेपेबल। मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि इसको बंगाल की खाड़ी में फेंकिए। डिसमेंटल इट। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कभी सोच के देखा है कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? साल दर साल मेहनत करते हैं, आज उन पर क्या बीत रही होगी।
एक झटके में एक प्रशासनिक निर्णय कैंसिल, कुछ नहीं पता चलेगा, आई वॉश है कि सीबीआई को जांच दिया गया। मैं समझता हूं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मैंने इस पर विस्तार से लिखा, पार्लियामेंट के अंदर बोल चुका हूं। क्या चाह रहे हैं? मतलब लोकशाही का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना नहीं होता है। कितने संवेदनशील हैं आप किशोरों के लिए, युवाओं के लिए, उन परिवारों के लिए जो कितनी मुश्किल से संसाधन इकट्ठा करके बच्चों को यहां तक पहुंचाते हैं। एक झटके में आपने निर्णय ले लिया। मैं समझता हूं कि पूरे इस पैराडाइम को, प्रतिमान को रिविजिट करने की आवश्यकता है, ताकि अगले वर्ष फिर ये ना हो और आपका सवाल हम जैसे लोगों के लिए ना हो। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें कांग्रेस ने क्या किया, क्या आज मैं इसकी बात नहीं कर रहा। बात सिर्फ कांग्रेस की, बीजेपी की, आरजेडी की, जेडीयू की नहीं है। बात है उन लोगों की जो उस 80 करोड़ से बाहर के। हर बार उन्हीं लोगों पर क्यों गाज गिरती है? हर बार यही लोग, मिडिल क्लास लोग क्यों समझौता करें? हर बार क्यों यही सहें? आपने नोटबंदी करी, तब भी सबसे बड़ा खामियाजा भुगता मिडिल क्लास ने। आपने लॉकडाउन लगाया कोविड के दौरान, तब भी सबसे ज़्यादा भुगता मिडिल क्लास ने, क्योंकि जो ये 5 करोड़ वाले, 5 किलो राशन वाले, इन्हें तो राशन तब भी मिल रहा था। फिर उसके बाद अब तीसरी बार आप फिर देश को कह रहे हैं कि संकट में है, आप कुर्बानी करो। हर बार आप देश से कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन खुद कभी कुर्बानी नहीं दी। लेकिन असली नेता वो होता है जो दूसरों से कुर्बानी मांगने से पहले, जनता से कुर्बानी मांगने से पहले खुद उसका एग्जाम्पल सेट करता है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक के सब मैंने आपको बताया। यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करने की बजाय अपनी ही अपील को झूठा करार देने की सारी कोशिशें की जाती है। प्रधानमंत्री, फिर याद आया मुझे वही लाइन कि फ़कीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। ये झोला कितना महंगा हो गया है, ये झोले के अंदर कितने करोड़ों रुपए का अब सामान आ गया है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना इस देश को। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो सत्ता में और रहने का लालच और हर चुनाव जीतने का लालच है, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि ये डर है जिस दिन सत्ता पलटी, राहुल गांधी या कोई और प्रधानमंत्री बन गए तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि ये जो अंदर से आर्थिक रूप से देश को खोखला कर दिया है, इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, ये 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन, फिर ये चुनाव जीतने के लिए जो रेवड़ियाँ बांटी जाती है, ये सब पैसा आता कहाँ से? इस पैसे का क्या सोर्स है? वही हमारा और आपका जनता का पैसा ना। यही प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि देश के पास 20,000 करोड़ टन सोना है, इस भारत को गरीब रहने का कोई हक ही नहीं है। आज उसी देश से, लोगों से सरकार कह रही कि सोना मत खरीदो। क्यों? क्या वजह है? अंदर क्या है? पीएम केयर फंड को लेकर इतने सवाल उठाए जाते हैं, उसका कभी कोई जवाब क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए फिर मुझे लौट के अरविंद केजरीवाल की बात पे आना पड़ रहा है, जहाँ वो कह रहे हैं कि बात तो सही है, विपक्ष जितना मर्जी जोर लगा ले, पार्लियामेंट सेशन हो, बाहर हो, नहीं सुनेगी ये सरकार। सरकार तभी सुनेगी जब जनता सीधे सरकार से सवाल पूछेगी। मोदी जी जब इस देश की सत्ता में आए थे तो उन्होंने बहुत से फिल्मी डायलॉगों में से एक डायलॉग और बोला था। वो डायलॉग था जब उन्होंने कहा था, जी हम तो फ़कीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। मुझे लगता है फ़कीर तो मोदी जी नहीं रहे, फ़कीर तो कतई नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह से देश जिस हालत में है, अब उनके झोला उठाकर चल देने का वक्त आ गया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से अब लगातार देश को मुसीबतों के बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और देश में एक नहीं, दो नहीं, कई समस्याओं या कई
नाकामियां जो मोदी सरकार की वो एकदम से उभर कर सामने आई हैं और उनसे बचने का कोई प्लान या कोई उपाय सुझाने के बजाय झूठ की फैक्ट्री का सहारा लिया जा रहा है मोदी जी को बचाने के लिए। अब मोदी जी ने परसों जब से अपील की है, 7 अपीलें इस देश से की है, जिसमें सोना ना खरीदो, पेट्रोल कम खर्चो, तेल कम खर्चो, विदेश ना जाओ, इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही। और उसके बाद जब क्रिटिसिज्म हुआ तो उनका जो पूरा सिस्टम है वो झूठ के सहारे मोदी जी को सही ठहराने लगा, जब उन्होंने एक 1967 के द हिंदू अखबार की कटिंग आज लोगों के सामने पेश की और कहा इंदिरा गांधी ने भी लोगों से अपील की थी 67 में कि आप सोना ना खरीदो। और ये सरेआम झूठी खबर थी, एआई जनरेटेड खबर थी और द हिंदू अखबार को खुद को इसको क्लैरिफाई करना पड़ा कि ये झूठी खबर है और इस झूठ के जरिए मोदी जी को सही साबित करने की कोशिश की जा रही थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी जब से आए हैं तभी से देश मुसीबत में है, उससे पहले कभी कोई मुसीबतें नहीं आई हैं, बहुत बार आई हैं, लेकिन हर बार रहबर बन के जो देश का मुखिया है वो सामने आया है, ना कि एक फर्जी, जिसको फ़कीर कहें, फर्जी फ़कीर बन के लोगों को धोखा नहीं दिया है। कुछ उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी मोदी जी जो है बहुत संकट में देश को बता रहे हैं और मोदी जी से पहले भी बहुत संकट आए हैं। एक मशहूर लेखक हैं पीयूष बबेले, उन्होंने बल्कि पूरा कच्चा चिट्ठा इस फर्जी फैक्ट्री का खोल के रखा। पीयूष बबेले ने ऐसा जवाब दिया कि अगर इनमें थोड़ी शर्म हो तो शायद शर्मिंदगी हो आए इनको, अगर शर्म आए थोड़ी सी। आंकड़े या इतिहास बताता है पीयूष बबेले के मुताबिक कि 1947 में नेहरू जी ने जनता से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को अपने घर खोलने की अपील की थी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने आवास को उन शरणार्थियों के लिए खोल दिया था। दूसरा, 1948 में जब देश में खाद्यान्न का संकट था तो नेहरू जी ने अधिक अन्न अपनाओ अभियान चलाया, जिसके लिए अधिक से अधिक जमीन पर खेती का आह्वान किया। उससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने आवास में जो बगीचा था उस पर हल चलवा कर वहाँ खेती करवाई थी, एग्जाम्पल सेट किया था। फिर शास्त्री जी ने देश में कम संसाधन देखते हुए सादगी का आह्वान किया और सबसे पहले खुद सादगी की मिसाल बने। भारत चीन युद्ध देश संसाधन जुटाने के इंदिरा गांधी ने अपने गहने तक दान कर दिए थे। ये फोटो उस वक्त की है। 2008 में आर्थिक मंदी में सोनिया गांधी ने सादगी का आह्वान किया और कांग्रेस के सब नेता मंत्री जहाज के इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने लगे। ये सोनिया गांधी ने किया। लेकिन जब 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम तेल की खपत का आह्वान किया तो उन्होंने दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ सभा स्थल पर पहुंचकर हजारों बसों में बैठकर आए लोगों को संबोधित किया। शास्त्री जी ने सादगी की मिसाल दी, मोदी जी ने अपील दूसरों से करते हैं स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ, लेकिन खुद जूते से लेकर चश्मे तक सब विदेशी पहनते हैं। लोगों से कहते हैं विदेश मत जाओ, खुद प्रधानमंत्री 5 देशों की विदेश यात्रा पर चल पड़े। दूसरों से कहते हैं कि पेट्रोल बचाओ, मेट्रोज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। उनकी खुद की पार्टी के नेता काफिले तो छोड़िए, इनके आगे तो काफिला शब्द भी छोटा पड़ जाए। एक मध्य प्रदेश के चेयरमैन बने हैं किसी बोर्ड के, उनका काफिला देखिए, और दूसरी तरफ स्क्रीन पे आधे पे देखिए आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का काफिला। ये है जो एग्जाम्पल सेट करते हैं। ये है फर्क असली रहबर और फर्जी फकीर के बीच में। अब आप एक चीज़ और देखिए, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मामला यहीं तक नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये फोटो देखिए, मोदी जी ने सरकार ने ये पोस्टर जारी किया मोदी जी की 7 अपीलों के साथ। ये भी किसी ने सोशल मीडिया पे इसका विश्लेषण किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा आपके साथ इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए, और बात सही है। इस पोस्टर को ज़रा ध्यान से देखिए आप। नेशन फर्स्ट पीएम मोदी 7 अपील,
Prioritize work from home, avoid buying gold for 1 year, reduce petrol and diesel consumption, use metro, public transport, cut down use of cooking oil, reduce dependence on chemical fertilizer, move towards natural farming, use fewer foreign branded products and adopt Swadeshi, avoid foreign travel for 1 year. चलिए ये सब पे मैं बात कर चुका, लेकिन इस पोस्टर का दूसरा एंगल देखिए। प्रधानमंत्री महामानव से भी ज़्यादा बड़े और मुस्कुराते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम बुरे वक्त में हैं, थोड़ा साथ दीजिए, और चेहरा मुस्कुराता हुआ। लेकिन उससे भी जनता देखिए पैरों पर त्राहिमाम करती मोदी जी की तरफ हाथ फैला रही है। और जनता ही नहीं, मोदी जी ने जनता को तो अपने से छोटा किया ही क्या, देश का तिरंगा भी मोदी जी के पैरों के बराबर है नीचे। ये किसी ने एनालाइज किया इसको, और ये बहुत अच्छा एनालाइज किया। ये है मोदी जी, जो फ़कीरी है, मोदी जी की फ़कीरी है। कभी आपने ऐसा पोस्टर या ऐसा कोई अपील देश की सुनी कभी किसी सरकार में? ये फ़कीरी का जीता जागता उदाहरण है। फर्जी खबर की मैंने आपको बताई दी। देश का रुपया जब गिरता है तो देश की साख गिरती है, और देश की सरकार को सब मालूम होता है, देश की सरकार की मिली भगत से ही रुपया गिरता है। ये मैंने नहीं कहा था, ये खुद इन्हीं मोदी जी ने कहा था जब ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 95.74 पैसे पर आके पहुंच गया है। ये है फ़कीरी, ये है हमारे फर्जी फ़कीर। उससे बड़ी बात, ये सब के बीच में अभी लोग समझ ही रहे हैं कि क्या करें। सर्राफा बाज़ार की हालत आप जाके देखिए। जो गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ये नहीं कहना चाहिए था कि 1 साल गोल्ड ना खरीदें। अपील करने के कई तरीके होते हैं। बात सही है कि थोड़ा कम कीजिए या कोई और तरीका। 1 साल के लिए गोल्ड ना खरीदिए, इसका मतलब आपने एक उद्योग को कंप्लीटली 1 साल के लिए नुकसान पे पहुंचा दिया। दूसरी तरफ जब आप ये कहते हो कि पेट्रोल कम खर्चो, तेल कम खर्चो, तो इसका मतलब जो काला बाजार करने वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी स्टॉक करना शुरू कर दिया। अगर यही सब बातें मार्च में आपने कही होती कि आने वाले वक्त में ये हो सकता है, थोड़ा तैयार रहिएगा, तो ये सभी स्थितियां नहीं आती। लेकिन आपने चुनाव को ज़्यादा अहम समझा और चुनाव बीतते ही ये लोगों के ऊपर एक तरह का इतना बड़ा प्रहार कर दिया। ये सब कौन झेलेगा ज़्यादा? किसको असर पड़ता है ज़्यादा? मिडिल क्लास, इस देश की मिडिल क्लास को। जो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर, सरकार के 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर हैं, उनमें से कौन सोना खरीद सकता है? जो सोना खरीद सकता है वो 5 किलो मुफ्त राशन कैसे ले सकता है? नहीं ना। पेट्रोल डीजल की खपत उनके यहाँ कम होगी, जाहिर सी बात है। विदेश जाने का उनका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कुकिंग ऑयल के मामले में वो ज़रूर उनका भी हिस्सा होगा, लेकिन बाकी कौन? बाकी मिडिल क्लास, इस देश का मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास जो टैक्स भी सबसे ज़्यादा देता है, उसी के टैक्स से देश चलता है और मार भी उसी पे पड़ रही है। और उसी मिडिल क्लास में सपने होते हैं अपने बच्चों को लेकर कि कल बच्चे आगे बढ़ेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कुछ बनेगा, लेकिन वहाँ भी उसी मिडिल क्लास को झटका मिलता है जब पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।